हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही आप सभी लोगों की 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी अगर 2027 में भाई देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो मैं आज किस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ 2027 वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास 2027 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जैसा पेपर आप लोगों का 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों मैं वैसा ही पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, है ना। बिल्कुल सेम मेरे पर जो मैं वैसा ही पेपर लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को जरूर पूरा तैयार करो। इस पेपर को तैयार करके आप लोगों को ये लग जाएगा कि हाँ, कि पेपर में जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर जो होता है उसमें प्रश्न कैसे आते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। और इस यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे भाई, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को पेपर दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर भाई आप लोगों के सामने आ गया है। जैसा पेपर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा पेपर मैंने दे दिया है। अब आप लोग जब पेपर देने जाओगे सीधा डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आंसर लिख देना जा करके, क्योंकि आंसर आप लोगों को पहले ही पता हो जाएंगे भाई, है ना। कि ये मॉडल पेपर है 2027 का मॉडल पेपर, आप लोग उसको भाई पूरा तैयार कर लो, है ना। पेपर देने जाओ और सीधा सीधा सबका आंसर लिख देना जा करके। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या करना है भाई, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोगों को पेपर देने जाना, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना जा करके, है ना। इतना कर देना जा करके। और ये हमारा 824 ईएफ कोड का पेपर है। और आज किस क्लास में भाई आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर भाई सॉल्व कर लेना है। 3 घंटे 15 मिनट में, 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कि नोट भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। नोट नोट को जरूर पढ़ना है आप लोगों को, है ना। नोट देखो, नोट में कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरुआती जो 15 मिनट है भाई पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश देखो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आप लोगों को ओएमआर सीट पर देना है। इसके बाद आगे देखो, ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर, भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ओएमआर सीट पर इरेजर और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है ना। इरेजर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। हम देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इरेजर पर पेंसिल चला देते हैं भाई। बहुत से बच्चे इरेजर पर पेंसिल चला देते हैं, लेकिन आप लोगों को इरेजर पर वाइटनर पर उस पर ओएमआर सीट पर पेंसिल नहीं चलानी है ना। इस बात का विशेष याद रखना है। अब आगे देखो, निर्देश नंबर 5 कहता है कि खंड बा में 50 अंक का है। खंड बा जो रहने वाला है 50 अंक का रहने वाला है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक फर्स्ट तथा वर्णनात्मक 2। और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न ये पूछे जाएंगे। और इसके बाद आगे देखो, निर्देश नंबर अगला अगला निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्न जितने अंक का होगा उसके आगे उतना लिखा होगा। जैसे मान लीजिए तो जो प्रश्न अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 अंक का है तो उसके आगे 1 लिखा होगा। कोई प्रश्न अगर 4 नंबर का है तो उसके आगे 4 लिखा होगा। कोई प्रश्न 6 नंबर का है तो उसके आगे 6 लिखा होगा। अब आगे देखो, अब लिखा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उस पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र मानचित्र भाई 10 नंबर का मानचित्र आएगा। अब आगे तो स्टार्ट करते हैं क्लास आप लोगों की। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए भाई इस मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, और आप लोग सबको तैयार कर लो भाई। एक एक प्रश्न रट लो भाई, एक सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लो। किसी भी प्रश्न को मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर लिखा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर देखो, ये आप लोगों का 70 नंबर वाला भैया पेपर है, 70 नंबर वाला पेपर है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, पूरी की पूरी क्लास देखनी है, पूरी क्लास देखनी है। फिर यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न को सॉल्व करना है, यहीं पर ये सॉल्व करना है। और फिर बाद में मेरे पास आप लोग कमेंट करना है कि आप लोगों ने 70 में से कितने प्रश्न सही कर दिए। अगर आप लोगों का 70 में 65 स्कोर रहा तो भाई बहुत अच्छा रहा, है ना। 70 में 65 स्कोर अगर आप लोग कर देते हैं आज की इस क्लास में, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जब पेपर देने जाओगे
तो भाई वहाँ पर 70 में 70 नंबर करके आओगे, 70 में 70 नंबर करके आओगे। चलो अच्छा, सारे के सारे प्रश्न याद कर लो। पहला प्रश्न कहता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। एक नंबर का प्रश्न आएगा कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। भाई आप लोगों को याद रखना है कि हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। बिल्कुल, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग भाई हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। तो जलियांवाला बाग भैया हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, आप लोगों को याद कर लेना है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित थी। अब देखो 1 नंबर का आएगा, तो दांडी यात्रा जो है, जो दांडी यात्रा है, बता दीजिए भाई दांडी यात्रा किससे संबंधित है। तो दांडी यात्रा जो है ये मेरी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो दांडी यात्रा हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहते हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1 नंबर का आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1920 से हो जाएगा कि भारत में जो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। और अगर हम आगे बात करें कि भारत में, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहते हैं कि भारत में शासन व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित होती है। 1 नंबर का आएगा कि जो हमारी जो भारत में शासन व्यवस्था जो है, भारत में जो शासन व्यवस्था जो है कितने स्तरों में विभाजित होती है। तो भाई वो जो है वो 3 स्तरों में विभाजित होती है, 3 स्तर होते हैं उसके। आगे देखो, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहते हैं कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भाई भारत में 16 वर्ष नहीं होगा, 18 वर्ष नहीं होगा, 25 वर्ष भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि भारत में मतदान करने की आयु कितनी होती है, 21 वर्ष। ये 1 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। चलो अच्छा आगे देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है, कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भाई 1 नंबर का ये भी आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 9 कि भारत में चुनाव कराने वाली संस्था कौन सी है, बता दीजिए। 1 नंबर का आएगा कि भारत में भाई चुनाव कौन कराता है। भारत में चुनाव कौन कराता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होता है भाई भारत में चुनाव कराता है, और जितने भी चुनाव वाले सारे के सारे काम होते हैं वो सब निर्वाचन आयोग के काम होते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को देखो। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कहता है कि भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। तो भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। प्यारे बच्चों, फिर से ये 1 नंबर का आएगा, 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। आगे देखो, ये अब यहाँ से मेरा भूगोल स्टार्ट होता है। इसमें देखो लिखा है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। तो भाई काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। चलो आगे देखो, फिर भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 जो कहता है यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। भारत में भैया सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगा दी जाती है। गेहूँ, मक्का, कपास, चावल। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो होती है भाई सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है, तो चावल मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है। भाई सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, राजस्थान में होती है कि गुजरात में होती थी, मेघालय की पंजाब। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो मेघालय में होती है। और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है। तो भाई लौह अयस्क जो है वो धात्विक खनिज है। एक नंबर के सारे प्रश्न आएंगे ये वाले। आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को भाई हम देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 15 जो यहाँ पर कहता है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, एक नंबर का आ जाएगा। तो चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। अर्थशास्त्र वाले प्रश्न देख लो, यहाँ से अर्थशास्त्र स्टार्ट हो जाता है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, एक नंबर का ये भी आ जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रश्न नंबर अगला देख लो भाई, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, एक नंबर का आ जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अब प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो एक नंबर का आएगा कि मानव विकास रिपोर्ट जो है भाई यहाँ पर UNDP द्वारा जारी की जाती है। चलो आगे देख लो। आगे फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कहता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कुल आय इंटू कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर बी दिया है कुल आय भागित कुल जनसंख्या से। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कुल आय भागित कुल जनसंख्या से ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न नंबर 20 कहते हैं बैंकों में जमा धन पर खाता धारक को क्या मिलता है। भाई बता दीजिए खाता धारक को क्या मिलता है, एक नंबर का आ जाएगा। तो खाता धारक को ब्याज मिलता है। अब ये भैया मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बता दिए है ना। तो मान लीजिए आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो गए। तो जितने बच्चों ने 20 में 20 नंबर पक्के किए तो भाई वो लोग बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी 20 में 20 नंबर पक्के करेंगे, है ना। इस बात को याद रखना। अब आगे देखो, अब यहाँ से भाई आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है क्या, खंड व वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब सबसे पहले भाई यहाँ पर देखना है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक 80 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न जो है इसमें देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर भैया 4 प्रश्न जो होंगे, 4 प्रश्न जो होंगे यहाँ पर पूछे जाएंगे और वो भी 4 प्रश्न 4 नंबर के। 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो कौन कौन से भैया 16 नंबर हैं जो आप लोगों के पास आने वाले हैं, तो वो जल्दी से 16 नंबर अपने तैयार कर लो। यहाँ पर देखो लिखा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के कोई दो प्रमुख कारण लिखो। असहयोग आंदोलन शुरू करने के कोई 2 नहीं, यहाँ पर होगा 4, है ना। 4 कारण भाई लिखने पड़ेंगे आप लोगों को, 4 कारण कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के कोई 2 या फिर 4 कारण, 2 या फिर 4 कारण लिखो। पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले उत्तर डालेंगे, आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो लिखेंगे कि पहला कारण है रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट का विरोध कि रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार को बिना मुकदमा के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति मिल गई थी, है ना। तो रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज जो थे वो बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। भारतीय सेना ने इसका भी विरोध कर दिया। आगे देखो, दूसरी हेडिंग डालेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरी हेडिंग डालेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ को गोली चलवा दी। इससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति भारी आक्रोश फैल गया। अब आगे देखो, अब आगे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तीसरी हेडिंग डालेंगे खिलाफत आंदोलन कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ हुए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में असंतोष था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, चौथी हेडिंग डालेंगे अंग्रेजी शासन का विरोध
इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों और भारतीयों के साथ किए जा रहे अन्याय के कारण लोगों में अंग्रेज़ों शासन के प्रति असंतोष बढ़ गया। तो भाई इतना भाई सब कुछ आप लोगों को तैयार कर लेना है। एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो दो प्रश्न होंगे, दो प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास से, है ना, आप लोगों के पेपर में। तो एक प्रश्न जो है, जो प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया है, आप चाहो तो आप लोग भाई इसका भी उत्तर लिखो या फिर पहले वाले प्रश्न का उत्तर लिखो, है ना, आप लोगों के ऊपर है। मैं क्या करूं, मैं तो प्रश्न बता सकता हूं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। चलो आगे देखो, अब अगला देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 2 कि काली मिट्टी की कोई 4 विशेषताएं बता दीजिए। भाई काली मिट्टी की 4 विशेषताएं बता दो, 4 ही नंबर का आएगा। अब देखो काली मिट्टी का यहाँ पर उत्तर डालेंगे, उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला कारण है रंग एवं निर्माण कि काली मिट्टी का रंग सामान्यतः गहरा काला होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट जैसी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला कारण हो गया, पहली विशेषता का रंग एवं निर्माण के बारे में बताया गया। फिर दूसरी, काली मिट्टी की दूसरी विशेषता है नमी धारण करने की क्षमता। काली मिट्टी की भाई दूसरी विशेषता क्या है, नमी धारण करने की क्षमता। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि काली मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नमी धारण करने की क्षमता है। यह मिट्टी पानी को लंबे समय तक अपने अंदर रोक कर रखती है, इसलिए ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कृषि के लिए उपयोगी होती है ना। जो काली मिट्टी जो होती है ये पानी को लंबे समय तक अपने अंदर सोख कर रखती है ना। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहाँ के लिए यह मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि काली मिट्टी मतलब पानी को सोख कर रखती है ना। अब आगे देखो भाई प्रश्न तीसरी हेडिंग डालेंगे, कपास की खेती के लिए उपयुक्त। कपास की खेती के लिए उपयुक्त, काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर काली मिट्टी जो आप लोगों का अब बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जाता है ना, कि काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें कपास की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कई स्थानों पर कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब आगे देखो नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे, चौथी रीडिंग डालेंगे, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण। काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और खनिज पाए जाते हैं। इसमें गेहूं, ज्वार, तिलहन तथा अन्य फसलों की खेती भी की जाती है। गर्मी में सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी का प्राकृतिक वायु संचार अच्छा होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद एक अथवा करके दिया गया, अथवा में भाई आप लोग चाहो तो इसको भी सॉल्व कर लो कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर क्षेत्र में अंतर बता दीजिए। और एक प्रश्न नंबर अगला देखो भाई, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की 4 भूमिकाएं लिखिए। 4 ही नंबर का आएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की कोई 4 भूमिकाएं लिखिए। तो 4 भूमिकाएं लिखनी है। पहली भूमिका है कि चुनाव लड़ना, दूसरी भूमिका है नीतियां और कार्यक्रम, तीसरी भूमिका है सरकार का गठन करना, और चौथी जो भूमिका है वो यहाँ पर लिखी होगी कि विपक्ष की भूमिका निभाना, है ना। तो विपक्ष की भूमिका निभाना, तो इसको भाई मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ कि इसका क्या मतलब है और क्या नहीं मतलब है ना। तो ये पूरा आप लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग डालेंगे चुनाव लड़ना, है ना। तो पहली हेडिंग डालेंगे चुनाव लड़ना और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। वे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें चुनाव लड़ाने का अवसर देते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे नीतियां और कार्यक्रम। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि राजनीतिक दल देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं। वे जनता के सामने अपने विचार और योजनाएं रखते हैं। इसके बाद आगे देखो, आगे लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि सरकार का गठन करना। इसमें लिखेंगे कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है और शासन चलाता है। वह अपने चुनावी वादों और नीतियों को लागू करने का प्रयास करता है। इतना सब कुछ करने के बाद चौथी हेडिंग डालेंगे यहाँ पर
कि विपक्ष की भूमिका निभाना। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, जो दल चुनाव में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे विपक्ष में रहते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उसकी गलतियों को जनता के सामने रखते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर एक अथवा करके प्रश्न भाई पूछा जाएगा। अथवा वाला देखो क्या कहता है कि यहाँ पे लिखा है संघवाद से क्या तात्पर्य है ना, संघवाद से क्या तात्पर्य है। प्रश्न चौथा देखो क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 4 नंबर का आएगा कि भाई राष्ट्रीय विकास की प्रमुख मतलब विशेषता क्या है। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक विकास, पहली हेडिंग डालेंगे आप आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास में लिखना स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रीय विकास में देश की आय, उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना आवश्यक है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे सामाजिक विकास, तो भाई सामाजिक विकास में यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भाई आगे देख लो, आगे फिर बात करते हैं जीवन में सुधार। हेडिंग डालेंगे जीवन में सुधार कि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत लोगों को बेहतर भोजन मिलता है, आवास, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं प्राप्त होती हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समान अवसर कि समान अवसर में लिखना स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय विकास में सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो ये भाई आप लोगों का पूरा हो गया। एक अथवा करके पर्यावरण संरक्षण भी देख लेना, और फिर यहाँ से राष्ट्रीय विकास में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण की सुरक्षा भी आवश्यक है, ताकि वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। अथवा करके दिया प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बता दीजिए भाई। अब यहाँ से हमारा देखो फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारा वर्णनात्मक सेकंड पूछा गया। देखो वर्णनात्मक सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर। 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के, यानी कि भाई 24 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तैयार करो, आज सहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। अथवा करके दिया भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, उसका वर्णन करना है। तो आप लोगों को 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर आप लोगों को इसका उत्तर ना मिले तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आप लोगों को, है ना। PDF आप लोगों को दे दूंगा इसका मैं पूरा पेपर का, तो आप लोग पेपर से PDF से पूरी तैयारी कर लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। 6 नंबर का आएगा अथवा करके दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। चलो अच्छा आएंगे, देखो भाई ये दूसरा प्रश्न है। एक मतलब 2 प्रश्न इसमें देखो, अब जैसे प्रश्न तीसरा दिया तो तीसरे में आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, क्योंकि अथवा करके दिया है और 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को उल्लेख कर दो। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। और प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है, प्रश्न चौथा कहता है कि यहाँ पर 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी। 4 नंबर का आएगा यूरोप में मुद्रण का आगमन के प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में रूप से स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इतना आप लोगों का ये आप लोगों के 4 प्रश्न हो गए हैं। और ये मानचित्र कार्य आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। मानचित्र भाई आप लोगों का 10 नंबर का पूछा जाएगा, मानचित्र कार्य 10 नंबर का। सबसे पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों अमृतसर पंजाब। दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऐसे करके आप लोगों को सब कुछ कर देना है। और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो चंपारण से आंदोलन प्रारंभ किया था। और अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पर कहता है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। और सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1929 में। तो 5 प्रश्न होंगे। और इसके बाद ये देख लो, ये 5 प्रश्न लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन 5 को भी देख लो।
और यहाँ से भाई आप लोगों का ये मॉडल पेपर मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ बताया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा, और यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आप लोगों को क्या है, आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ पेपर बहुत अच्छा आता है। अब मैं जा कर के सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दूंगा। बिल्कुल सेम मेरे पर आप लोगों को यही करना है, और आप लोगों की क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करना चाहता हूँ।